हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अनुभव राजपूत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10 के बच्चों के लिए क्लासें चलाई जा रही हैं। पिछली क्लास कक्षा 10 के बच्चों की ही हुई थी। पिछली क्लास जो हुई थी वो क्लास 10 के बच्चों की थी और बायोलॉजी की क्लास थी। उसमें जानकारी दी गई थी कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। हमारे कितने चैप्टर हैं बायोलॉजी में क्लास 10 के, और विषय सूची के बारे में वो क्लास थी। उसमें इंट्रोडक्शन करवाया गया था। उसी क्रम में आज हमारी ये सेकंड क्लास है, जिसमें आज चैप्टर फर्स्ट की क्लासेज हम लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास में। देखिए, एक बात का ध्यान दें सभी लोग, जो आपकी जिन बच्चों की पुरानी किताब है उसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा 6 से, और जिनके पास नई किताब है उसमें चैप्टर स्टार्ट होगा 5 से साइंस की बुक में। और बायोलॉजी का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा जैव प्रक्रम। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा जैव प्रक्रम। आइए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक, पेन वगैरह लेकर बैठें, जिससे कि जो नोट्स हैं नोट्स भी नोट करते जाएं साथ साथ, और साथ साथ समझते भी जाएं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी बोर्ड में। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी में। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है और समझकर चलना है। हर पॉइंट को समझकर चलना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर सभी बच्चे क्लास में आ गए हों तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम के ही बारे में जानते हैं बच्चा, कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए, हमारी सीधी सीधी डेफिनेशन है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम के जो मतलब प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उन पर एक डालते हैं नज़र। नंबर 1 पोषण होता है हमारा, नंबर 2 होता है श्वसन, और नंबर 3 होता है वहन, और फिर होता है उत्सर्जन। तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 वहन, और नंबर 4 उत्सर्जन, ठीक है। अब हम पोषण के बारे में जानेंगे। जो मेरा नंबर 1 है पोषण, तो पोषण के बारे में जानते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। आइए, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। एक बार इस डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। जो हमारा पोषण होता है वो क्या होता है उसके बारे में एक बार फिर से समझते हैं, देखते हैं। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। तो यहाँ तक सभी लोगों के समझ में आ गया है जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम के प्रकार कितने होते हैं। फिर हम आए पोषण पर, पोषण के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं पोषण के
प्रकार, पोषण के कितने प्रकार होते हैं उनको देखते हैं। पहले पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। किसको 2 भागों में बांटा गया है? जीवों को पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 हमारा है स्वपोषी पोषण और नंबर 2 है विषम पोषी पोषण। नंबर 1 कौन सा है? स्वपोषी पोषण और नंबर 2 है विषम पोषी पोषण। आइए आगे जानते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। क्या होता है स्वपोषी पोषण? बच्चा इतना ध्यान रखना कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब हर जगह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण के लिए क्या है? हरे पौधे। ठीक है, तो जो हमारा स्वपोषी पोषण है वो क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, उदाहरण हमारा है हरे भरे पौधे। उदाहरण क्या है? हरे भरे पौधे। जो हमारे हरे भरे पौधे हैं ना, वो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा स्वपोषी पोषण है वो आपकी समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। विषम पोषी पोषण जो हमारा दूसरा है ना, दूसरा पॉइंट विषम पोषी पोषण, उसके बारे में जानते हैं। वो हमारा क्या है? देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। देखिए, ये उससे बिल्कुल उल्टा है। उससे उल्टा क्या है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण में आता है मानव और अन्य जीव, मानव व अन्य जीव। ठीक है, मानव व अन्य जीव। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। विषम पोषी पोषण क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। और अपना भोजन स्वयं कौन नहीं बना सकता है? मानव और अन्य जीव होते हैं, वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश संश्लेषण। एक बात का ध्यान रखना, सभी लोग मेरे साथ नोट्स बनाकर चलें, अपने नोट्स कंप्लीट करते चलें साथ ही साथ। इससे आपको सबसे बढ़िया तरीका रहेगा अगर आप साथ साथ नोट्स बना लेंगे, उसके बाद आप एक बार और क्लास देख लेंगे तो उससे आपको और अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है। एक बार इसके बारे में फिर समझते हैं। देखिए, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऊर्जा संचित रूप में कौन करता है परिवर्तित? स्वपोषी। कौन करता है? स्वपोषी। ठीक है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ये पदार्थ किसके रूप में लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। किसकी उपस्थिति में परिवर्तित कर दिए जाते हैं? सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। किसमें
परिवर्तित कर दिए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, एक आपका रिएक्शन है, रिएक्शन को आप सही से देख लो ध्यान से। हमारे क्या रिएक्शन है, देखिए CO3, आइए देखते हैं। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम करवाएंगे तो क्या होगा, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, ये हमारा था रिएक्शन के बारे में हमने देखा है। ठीक है, और किस में हुआ है परिवर्तित, कार्बोहाइड्रेट में। किस में हुआ है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारी हेडिंग है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री देखते हैं हमारी आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है। आइए डालते हैं एक उस पर भी नज़र। पहले ये बताओ, जो यहाँ तक हमने पढ़ाया है, यहाँ तक आप सभी लोगों के समझ में आया है? बिल्कुल, आप सभी लोगों को समझ में ही आना चाहिए। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो पूरी क्लास देखने के बाद आप कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो उस चीज़ को हम अगली क्लास में फिर से समझाएंगे। ठीक है, आइए अपनी क्लास की तरफ डालते हैं नज़र। तो हम क्या दिए गए थे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है, कौन कौन सी आवश्यक कच्ची सामग्री है उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 है सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। नंबर 2 है क्लोरोफिल आवश्यक है। और नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से। ठीक है, और नंबर 4 है जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। नंबर 4 क्या है, जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ये हमारी थी वो क्या थी, कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारी अगली हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो नंबर 1 है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2 है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जो मेरा नंबर 1 पॉइंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2 है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक क्लियर होता है। अगला हमारा टॉपिक शुरू होगा रंध्र। क्या होगा, रंध्र, स्टोमेटा। रंध्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने जितना अभी पढ़ा है उतना बिल्कुल तैयार करके रखिए। उतने आप सभी लोग अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होता है, रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। रंध्र की डेफिनेशन देखते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र। उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र। सबसे आसान डेफिनेशन है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य। आइए देखते हैं, नोट करते चलिए अपने साथ साथ। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और लॉन्ग में भी आएंगे और शॉर्ट में भी आएंगे। बायोलॉजी में क्लास 10th की यूपी बोर्ड के पेपर में। आइए देखते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा हमारा जो आदान प्रदान होता है गैसों का, वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है, लेकिन जल किस में किस रूप में निकलता है, जल वाष्प के रूप में।
जल वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। ये हमारे 2 पॉइंट थे रंध्र के प्रमुख कार्य के, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से देख लेना है। इससे पहले हमने विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो हमने शॉर्ट में पढ़ा था। अब हम विस्तार से जानते हैं, विस्तार से जानेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में, ठीक है। देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है प्राणी संपोषण, और एक होता है मृतोपजीवी पोषण, और एक होता है परजीवी पोषण, ठीक है। 3 होते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्राणी संपोषण के बारे में कि प्राणी संपोषण क्या होता है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, उदाहरण में है अमीबा और मानव, ठीक है। अमीबा और मानव हमारे उदाहरण में है, ठीक है। अब आगे जानते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। किसके बारे में? मृतजीवी पोषण के बारे में। आइए देखते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सीधा बन गया क्वेश्चन। क्या बन गया? मृतजीवी पोषण अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृतजीवी पोषण वो सॉरी एक बार फिर से ध्यान देते हैं। मृतजीवी पोषण के बारे में हम देखते हैं फिर से। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो मृतजीवी होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से करते हैं प्राप्त? वो करते हैं मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? सड़े गले व कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण में हमारा फफूंदी है और क्या है? कवक। जो हमारे फफूंदी और कवक हैं वो करते हैं प्राप्त, ठीक है। आगे देखते हैं परजीवी पोषण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए ये आपको समझने वाली बात है। जो ये तीसरा पॉइंट है ना, ये बिल्कुल आपका पहला पॉइंट भी आसान था और दूसरा पॉइंट भी आपका आसान था। अब आते हैं तीसरे पर, जिसमें है परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण में अमरवेल, फीताक्रम और जूं। अमरवेल, फीताक्रम और जूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण में आपके लास्ट में दे रखा है जूं दे रखा है। हमारे जो बाल हैं, बालों में जूं हो जाते हैं, खुजली मचती है, ये वही जूं हैं। ये हमारे शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। इस बात को समझ गए। आगे देखते हैं मनुष्य में पोषण। किस में पोषण? मनुष्य में। अब देखते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। आइए देखते हैं। आहार नाल मुख्य रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली होती है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। आगे देखते हैं। जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार से छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि हम इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है। जब हम अपनी पसंद का कोई भोजन खाते हैं या देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह जल नहीं है, ठीक है। यह
लार ग्रंथ से निकलने वाला एक रस है। यह लाल ग्रंथ से निकलने वाला एक रस है, जिसे लार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लार। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य में पोषण करने के चरण। मनुष्य में पोषण करने के चरण कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। नंबर एक होता है अंतग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। ये आपको हमने आज पोषण के बारे में समझाया था। पोषण में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको हमने डिफाइन करवाई हैं आज। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के समझ में आया होगा, और अगर आपके समझ में कोई हेडिंग अगर आपके समझ में नहीं आई है तो उस हेडिंग के बारे में आप कमेंट करिए। उस हेडिंग को हम अगली क्लास में समझाएंगे। जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें उसी हेडिंग को फिर से उठाएंगे और फिर से समझाएंगे। कुल मिला के बच्चों के समझ में आना चाहिए। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा श्वसन। क्या रहेगा? श्वसन। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन, जिसके अभी हमने नोट्स तैयार किए नहीं हैं। तो इसके नोट्स जब तैयार किए जाएंगे उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखिए, एक बात है, नोट्स तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जितने शॉर्ट में समझा सकें, जितने शॉर्ट नोट करा सकें, उतने ही शॉर्ट नोट करवाने की कोशिश रहती है। मेरी प्राथमिकता यही है कि जितने छोटे से छोटे नोट्स तैयार हों, जिससे कि बच्चों को याद करने में भी दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो नोट्स हम तैयार करते हैं और अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आई है तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी लाइक करवाएं, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक नॉलेज ही मिल रही है, और कुल मिलाकर के नॉलेज भी अच्छी मिल रही है, क्योंकि आपको सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस से नोट्स लिखाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है श्वसन। तो उसके हम जब नोट्स तैयार कर लेंगे उसके बारे में अगली क्लास तब करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल बायोलॉजी विद अनुभव राजपूत के साथ। और हाँ, अगर सच में क्लास में मज़ा आ रहा है, आपको क्लास लेने के दौरान आपको एंजॉय हो रहा है, वास्तव में आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को लाइक करें। ठीक है, इससे हमको भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, जो हमने क्लासेस लगाई हैं वो वास्तव में क्लासेस पसंद की जा रही हैं, बच्चों के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए और हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।